आज हम यूजीसी नेट लेक्चर सीरीज में पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 9 के चौथे लेक्चर में हैं। तो आज हम मैरी पार्केट फॉलेट के विषय में पढ़ेंगे। तो मैरी पार्केट फॉलेट सी इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल से एसोसिएटेड हैं। और इस अप्रोच के अदर थिंकर्स कौन कौन से हैं? R. David Tritt, हेनरी फ्योल, ओलिवर सेल्डन, लिंडल उर्विक। तो आगे ये मैरी पार्कर फॉलेट को मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है ना। तो जैसा कि पीटर डकर ने कहा है, प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट है ना। तो उनको मैनेजमेंट की पैगंबर कहा गया है, प्रॉफिट पीटर डकर के द्वारा। उनके मेजर वर्क हैं, इनको एज इट इज याद करना है। द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में लिखी गई। द न्यू स्टेट 1918 में, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट 1924 में और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1942 में। तो जब हम मैरी पार्केट फॉलेट को पढ़ते हैं तो उनसे एसोसिएटेड 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। एक है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, है ना। फिर उनका जो है तो डिह्यूमनाइजिंग ऑर्डर्स एंड लॉज ऑफ सिचुएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हैं जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक दो टिडबिट्स जो कि हमें फॉलेट के बारे में जानना जरूरी है कि सी इंस्पायर्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रेरित किया। तो चलें, और इसमें जो है तो इनके एक जो वर्क है तो उसमें फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन, एक और वर्क लिख लीजिए, फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, जितने ज़्यादा वर्क हो ज़रूरी रहता है, बिकॉज पता नहीं कब कहाँ से क्या पूछ लें, और हमको तो होलिस्टिक तैयारी करनी है। तो आगे चलते हैं, उनके कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो उनके पेपर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि 1925 में ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उनके अनुसार कॉन्फ्लिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह देखा, कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह देखा जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली एन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जो है तो मतभेदों का अपीयरेंस है, मतभेदों का जो है तो अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस है ना। तो किस चीज़ का डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना, विचारों में जो डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट में, और बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, है ना, तो उनके बीच जो है तो डिफरेंस की बात है। तो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना। चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, कोई इंडिविजुअल की अलग प्रेफरेंस, चॉइस और उसकी जो है तो इंटरेस्ट होता है, और दूसरे, तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग वी कैन इंश्योर दैट द आउटकम ऑफ अ क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो इसको क्रिटिसाइज करने के जगह पे हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम है वो पॉजिटिव हो और कंस्ट्रक्टिव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में अपने जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के 3 जो है तो तरीके बताए हैं। पहला है डोमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि विक्ट्री ऑफ वन साइड ओवर अदर। हम तो इसमें मान लीजिए 2 पर्सन हैं, इनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो एक पर्सन की
ए की विजय हो जाएगी, है ना। तो इसमें पावरफुल ऑलवेज विन, तो जो पावरफुल होगा, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स, तो ड्यू टू शेयर पावरफुलनेस मैनेजर विंस, तो इसमें जो है तो मैनेजर की जीत होगी, है ना। द रिप्रेस्ड कैन ऑलवेज रिबेल अगेंस्ट द डोमिनेटर, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि जो जिसका रिप्रेशन होता है ना, द वंस हु लूजेज, तो वो उस जरूर मतलब इसमें रहता है कि वो डोमिनेटर जो जिसने डोमिनेट किया है उसके खिलाफ रिवोल्ट करने का जो है तो उसमें प्रवृत्ति होती है ना। दूसरा जो तरीका है वो कंप्रोमाइज का है, तो ना। तो इसमें क्या रहता है कि ईच साइड गिव्स अप अ लिटिल एंड सेटल द कन्फ्लिक्ट, है ना। तो दो व्यक्ति हैं जिनके कन्फ्लिक्ट है, मान लीजिए 4 चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट है, तो 2 को इसने कंप्रोमाइज़ किया, 2 को इसने कंप्रोमाइज़ किया और एक एमिकेबल सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, है ना। लेकिन समस्या इस चीज़ से क्या है कि पीपल रियली वांट टू कंप्रोमाइज एंड इट्स इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो पीपल जो है तो बहुत ही रियली जो है तो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी इच्छाओं और इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और तीसरा जो मेथड है जो है तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का, वो है इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या रहता है कि 2 डिजायर्स आर इंटीग्रेटेड एंड नाइदर साइड नीड्स टू सेक्रीफाइस, है ना। तो इसमें 2 डिजायर्स को इंटीग्रेट कर लिया जाता है ना। तो इसमें ना तो ए की हार होती है और ना तो बी की हार होती है, और दोनों के इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। तो ये मेथड जो है जो कंप्रोमाइज से बहुत ही बेहतर है ना। और उनके हेनरी फुएल के अनुसार इंटीग्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू डील विथ कन्फ्लिक्ट। तो इंटीग्रेशन जो है तो कन्फ्लिक्ट से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है ना। क्यों? क्योंकि यह इट गोज़ टू द रूट ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट कम्प्लीट, हाँ। तो ये प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है और उसको पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। फिर उन्होंने डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स एंड लॉज ऑफ सिचुएशन का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें से उनका मानना है कि गिविंग ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गिविंग ऑर्डर इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लेकिन गिविंग ऑर्डर इज डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। गिविंग इज डिफ़िकल्ट टास्क, एक बहुत ही कठिन टास्क है ना। और यह जो है तो इंटेल करता है कि ऑर्डर को एक्सेप्टेंस मिले, है ना। तो इसके लिए क्या है कि डीपर्सनलाइजिंग ऑफ ऑर्डर किया जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने तो मेंडी पार्कर फॉलेट का मानना है कि हमको ऑर्डर सिचुएशन से लेना चाहिए, है ना। वन शुड नॉट गिव ऑर्डर टू अदर्स बट शुड एग्री टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द सिचुएशन, है ना। सिचुएशन से ऑर्डर लेना चाहिए, है ना। अगर हम सिचुएशन से ऑर्डर लेंगे तो फिर क्या होगा, नो क्वेश्चन ऑफ समवन गिविंग ऑर्डर टू समवन, तो ना। तो इसमें क्या रहेगा कि एक व्यक्ति दूसरे को ऑर्डर नहीं देगा, हम लोग सिचुएशन से काम लेंगे, भाई ये काम करना है अपन को तो करना है ना। तो इसमें कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा कुछ नहीं रहेगा, है ना। सब व्यक्ति एक बराबर प्लेटफॉर्म पे होंगे, है ना, जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं होगा, है ना। उनका ये मानना है। और उनका जो पावर कंट्रोल और अथॉरिटी का क्या कंसेप्ट, तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन एंड प्रोड्यूस इंटेंडेड अफेक्ट, है ना। तो क्या होता है कि जो है तो ये एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को करते हैं, है ना, और अपने जो है तो डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो 2 तरह की पावर होती है, पावर ओवर जो कोवर्सिव पावर है, और पावर विथ ये कोऑपरेटिव पावर है। तो जो है तो मेरी पार्कर फॉलेट पावर विथ की सपोर्ट करेंगी, है ना। उनके अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेट एंड रूल बेस्ड यूज ऑफ पावर, है ना। जब पावर का यूज लेजिटिमेट तरीके से किया जाता है और रूल बेस्ड ऑर्डर किया जाता है, हैफजार्ड नहीं होता है, आर्बिट्रेरी नहीं होता है, तब वो अथॉरिटी हो जाती है ना। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कम्स इन 2 पेयर्स, यह 2 जोड़ों में आता है, क्या, फैक्ट कंट्रोल एंड मैन कंट्रोल, और दूसरा है कोरिलेटेड कंट्रोल एंड सुप्रीम पोज कंट्रोल। तो ये एज इट इज इनको याद करना है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, यहाँ पर समझाना होगा
मैं प्रयास जरूर करूँगा। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ऑल फैक्टर इन अ सिचुएशन, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है सभी जो है तो कारकों के मध्य। कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कंट्रोल, हाँ तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, एक तो डायरेक्ट कंट्रोल से हो जाए कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन जो कि अर्ली स्टेज में होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल से ही होता है। और कोऑर्डिनेशन पेरी फॉरकट के अनुसार ये जो है तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। अब ये हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है, इस पर हम मैरी पार्केट फॉलेट के लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो उसमें मैरी पार्केट फॉलेट के अनुसार लीडर इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो केवल ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं है बल्कि लीडर इज वन हु कैन टेक अ कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द इंटायर सिचुएशन, जो किसी भी सिचुएशन का कम्प्रिहेंसिव व्यू ले सके, ना कि नैरो व्यू ले या कि सेग्रीगेटेड और पार्ट वाइज व्यू ले, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले, है ना। तो कोऑर्डिनेशन मतलब अगर जैसे कि कोऑर्डिनेशन, डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम, एंटिसिपेशन, है ना। पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचें, कोऑर्डिनेशन के बारे में लीडर कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचता है, फिर डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में फिर सोचे और फिर एंटिसिपेट करे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया, कोऑर्डिनेशन बैठा लिया, डिफ़ाइन कर दिया, अब उसके कॉज एंड इफेक्ट को एंटिसिपेट करें कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। फिर जो है तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो मैरी पार्केट फॉलेट के अनुसार लीडरशिप 3 प्रकार से होती है। लीडरशिप ऑफ पोजीशन होल्ड्स फॉर्मल अथॉरिटी, जो कि औपचारिक अथॉरिटी होल्ड करती है। लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी, है ना, तो पर्सनालिटी के बेस पे लीडरशिप होती है, बेस्ड ऑन वंसेस पर्सनल फोर्सफुल पर्सनालिटी, है ना, तो ये पर्सनालिटी पे बेस होती है। और लीडरशिप ऑफ फंक्शन, तो बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, तो ये नॉलेज और एक्सपर्ट पर बेस करती है। तो धन्यवाद, लेक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।